स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको क्लास 10 चैप्टर क्रम में से पाचन क्रिया समझाई थी। आज मैं आप लोगों को अगला टॉपिक श्वसन क्रिया समझाता हूँ। श्वसन क्या होता है? तो श्वसन जो है जीवों में होने वाली एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है, ध्यान रखिएगा। श्वसन भी एक महत्वपूर्ण जैविक क्रिया है सभी जीवों की, चाहे जीव छोटा हो या बड़ा हो, या एक कोश की हो, बहुकोश की हो, सरल जीव हो या जटिल जीव हो, सभी में ये क्रिया जो है अवश्य होती है। तो आइए हम इस क्रिया के बारे में जान लेते हैं। ये क्रिया क्या होती है कि वह क्रिया जिससे कोशिका में कार्बनिक यौगिकों यानी कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, श्वसन कहलाती है। यानी कि सभी जीवों में जो कार्बनिक पदार्थ जो हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं उसका ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण होता है, और इस क्रिया को हम लोग श्वसन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं श्वसन। देखिए श्वसन हम लोग क्या समझते थे? केवल ये समझते थे कि सांस लेना। श्वसन क्रिया का मतलब होता है सांस लेना और छोड़ना, इसे श्वसन समझते थे। लेकिन जो वास्तव में जो श्वसन क्रिया होती है वो ये होती है कि इसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन के साथ, और ऊर्जा मुक्त होती है। सरल भाषा में हम कहते हैं भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया को श्वसन कहते हैं, है ना। सरल भाषा में हम लोग कह सकते हैं कि भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने की क्रिया श्वसन कहलाती है। यानी इस क्रिया में क्या हो रहा है, कार्बनिक यौगिकों यानी भोजन जो आपका भोज्य पदार्थ है ग्लूकोज के रूप में, उसका ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। ये क्रिया कहलाती है वास्तव में श्वसन। तो देखिए क्या है, C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, यानी ये भोज्य पदार्थ है, प्लस 6O2 यानी ऑक्सीजन। इन दोनों का ऑक्सीकरण होता है एंजाइम की उपस्थिति में, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल बनता है, और 38 अणु एटीपी के बनते हैं, ध्यान रखिएगा। यानी यहाँ पर जो है कुल ऊर्जा कितनी निर्मित हो रही है, 673 किलो कैलोरी ऊर्जा बन रही है। तो ध्यान रखिएगा इस क्रिया में ग्लूकोज के एक अणु से 38 अणु एटीपी ऊर्जा बनती है। ग्लूकोज के एक अणु से 38 अणु एटीपी ऊर्जा बनती है। चलिए अब आइए देखते हैं श्वसन के प्रकार। श्वसन कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान रखिएगा श्वसन जो है दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन या इसी को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। दूसरा होता है अवायवीय श्वसन या अनऑक्सी श्वसन। अब वायवीय श्वसन क्या है इसके बारे में समझ लीजिएगा। वह श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, यानी इस श्वसन के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। इस श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और इसमें ऊर्जा अधिक मात्रा में बनती, ध्यान रखिएगा। इसमें जो है ऊर्जा की अधिक मात्रा बनती है, अधिक ऊर्जा निर्मित होती है इस क्रिया में। और ये अधिकांश जो जीवों में जो श्वसन होता है वो इसी प्रकार का होता है। और यहाँ पर जो है ग्लूकोज यानी भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी अच्छी तरीके से ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे ऊर्जा अधिक मात्रा में बनती है। जैसे मनुष्यों में, पेड़ पौधों में, सभी में जो है ऑक्सी श्वसन ही होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रकार का है अवायवीय श्वसन या अनऑक्सी श्वसन। यह श्वसन जो होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। और इस प्रकार का जो श्वसन होता है ये कुछ सूक्ष्म जीवों जैसे कि ईस्ट में, जीवाणुओं में, या फीताकृमि आदि जो निम्न वर्ग के जो जीव होते हैं उनमें को होता है इस प्रकार का श्वसन। और ध्यान रखिए जैसा आपको बताया इस क्रिया में जो है जो श्वसन हो रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होगी, इसमें कम मात्रा में ऊर्जा बनती है। समझिए यहाँ पर केवल 73 किलो कैलोरी ऊर्जा बनती है, इतना अंतर है, ठीक है। 73 किलो कैलोरी ऊर्जा निर्मित हो रही है केवल इसमें। और यहाँ पर जो है भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता है, केवल 5% ही भोजन का ऑक्सीकरण होता है और कम मात्रा में ऊर्जा बनती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए हम लोग जंतुओं में श्वसन पढ़ते हैं कि जंतुओं में श्वसन क्रिया सभी में होती है, चाहे वो जंतु हो या पेड़ पौधे हैं। पहले हम लोग जंतुओं श्वसन के बारे में पढ़ लेते हैं। जंतुओं में श्वसन किस प्रकार से होता है? तो जंतुओं में श्वसन को निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 पहला है बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन में क्या होता है, ये समझिए, हम लोग जो है वातावरण से जो गैस ग्रहण करते हैं और वायु को जो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये आपका बाह्य श्वसन कहलाता है। यानी बाह्य वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये आपके बाह्य श्वसन के अंतर्गत आ जाता है। यानी ये आपकी श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिएगा। दूसरा है गैसीय विनिमय, यानी इस क्रिया में गैसों का विनिमय होता है। ऑक्सीजन जो है कोशिकाओं तक पहुंचाई जाती है और श्वसन अंगों के द्वारा, और वापिस जो है
ऊतकों से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वापस जो है श्वसन अंगों में वापस आती है, इस तरह से फेफड़ों तक वापस आती है, तो गैसों का विनिमय होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है कि ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। ठीक है, इसी प्रकार का है आपका कोशिकीय श्वसन। वास्तव में जो श्वसन क्रिया हो रही है वो कोशिका के भीतर हो रही है। ये क्रिया मैंने आपको बताई थी कि यहाँ पर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है और जिसके फलस्वरूप ऊर्जा निर्मित होती है। तो ये क्रिया कहाँ पर हो रही है? कोशिका के अंदर हो रही है। तो कोशिकीय श्वसन आपका ये है। ठीक है, आइए सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम श्वासोच्छ्वास के बारे में, जो आपका बाह्य श्वसन का ही भाग था। श्वासोच्छ्वास जिसे हम लोग श्वसन समझते थे कि सांस लेना और छोड़ना, वास्तव में वो क्रिया क्या है आपकी? श्वासोच्छ्वास कहलाती है, यानी ब्रीथिंग कहलाती है। इसमें हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। यानी श्वासोच्छ्वास में क्या होता है? वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इस क्रिया को ही श्वसन कहा जाता है, सॉरी श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। श्वासोच्छ्वास को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। जब हम लोग वातावरण से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं अंदर की ओर, तो वो कहलाता है आपका निःश्वसन। क्या कहलाता है? निःश्वसन, यानी इंस्पायरेशन। और जब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं वो कहलाता है आपका निःश्वसन। तो ऑक्सीजन ग्रहण करना निःश्वसन यानी इंस्पायरेशन, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना कहलाता है आपका एक्सपायरेशन कहलाता है, यानी कि निःश्वसन कहलाता है। तो इस तरह से सांस लेना फिर छोड़ना, यही आपका जो है श्वासोच्छ्वास क्रिया कहलाती है। और श्वसन दर क्या होता है इसी भी समझ लिया। श्वसन दर यहाँ पर श्वसन हम लोग 1 मिनट में जितनी बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं वो आपका श्वसन दर कहलाता है। तो मनुष्य की विश्राम अवस्था में जो श्वसन दर होती है वो होती है 1 मिनट में हम लोग 12 से 15 बार सांस लेते हैं। 12 से 15 बार प्रति मिनट, यह मनुष्य की विश्राम अवस्था की श्वसन दर है। 1 मिनट में हम लोग 12 से 15 बार सांस लेते हैं। और श्वसन चक्र क्या होता है? श्वसन चक्र यानी सांस लेना फिर छोड़ना, फिर सांस लेना और फिर छोड़ना, ये आपका क्रमवार चक्र चलता रहता है। इसी को ही श्वसन चक्र कहते हैं। यानी अंदर सांस लेना और फिर बाहर सांस छोड़ना, ये श्वसन चक्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद श्वसन क्रिया जो आपका कोशिकीय श्वसन के अंतर्गत आता है। श्वसन चक्र यानी श्वसन जो है आपका रेस्पायरेशन, इसको हम लोग 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 ग्लाइकोलिसिस, जिसे EMP पथ भी कहा जाता है, और दूसरा है क्रेब्स चक्र। ग्लाइकोलिसिस क्रिया के बारे में समझने पहले ग्लाइकोलिसिस क्रिया क्या होती है ध्यान रखिएगा। ग्लाइकोलिसिस क्रिया जो है, क्योंकि ये दोनों क्रिया जो है वो कहाँ पर होती है? कोशिका में होती है। ये वास्तविक श्वसन है, ध्यान रखिएगा। इसे कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं, तो कोशिका के अंदर हो रहा है जिसमें ऊर्जा निर्मित होती है। तो पहला आपका क्या आएगा? ग्लाइकोलिसिस क्रिया। यह क्रिया कोशिका द्रव में होती है। कहाँ पर होती है? ध्यान रखिएगा, कोशिका द्रव में संपन्न होती है ये क्रिया, ध्यान रखिएगा। और उसमें ग्लूकोज के 1 अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते, ध्यान रखिएगा। क्या निर्मित होता है इसमें? ग्लूकोज के 1 अणु से पायरुविक अम्ल के 2 अणु निर्मित होते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है ग्लाइकोलिसिस क्रिया के अंतिम उत्पाद क्या है, अंत में क्या बनता है, यानी कि तो ग्लाइकोलिसिस क्रिया का जो अंतिम उत्पाद वो है पायरुविक अम्ल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पायरुविक एसिड बनता है इस क्रिया में, और पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते, ध्यान रखिएगा। तथा ऑक्सीजन की इसमें आवश्यकता नहीं होती, ध्यान रखिएगा। तो ये क्रिया जो है ऑक्सी श्वसन और अनऑक्सी श्वसन दोनों में होती, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है इसमें। ठीक है, और इस क्रिया में क्या होता है ध्यान रखें कि 4 ATP अणुओं का निर्माण होता है। कितने अणु ATP बनते हैं? अब ATP अभी आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर जो है 38 अणु ATP बन रहे हैं। तो पहली क्रिया जो हो रही है उसमें पहले 4 अणु ATP की बनते हैं। ATP यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसे बोलते हैं, है ना। हमारी जो ऊर्जा संचित होती है या इकट्ठी होती है, एकत्रित होती है, वो ATP के रूप में है। इसलिए ATP को ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ऊर्जा जो है हमारी इसी रूप में इकट्ठा हो जाती है, फिर बाद में धीरे धीरे खर्च होती रहती है। ठीक है, तो ये 4 अणु ATP बनते हैं, जिससे इसके बाद 2 ATP अणु की ऊर्जा होती है वो इसी क्रिया को संपन्न करने में खर्च हो जाती है। तो कितने अणु बचते हैं इस क्रिया के बाद में? अंत में 2 अणु बचते, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लाइकोलिसिस क्रिया के अंत में कितने ATP अणुओं का लाभ होता है, तो 2 ATP, क्योंकि 4 बने हुए थे और 2 इसी क्रिया में खर्च हो गए, तो 2 ATP अणु जो है बचते हैं। इसके बाद दूसरा इसका चरण रहेगा वो है क्रेब्स चक्र। दूसरा पद आता है वो है क्रेब्स चक्र।
क्रेब्स चक्र जो है ये सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में होता है, ध्यान रखिएगा। जितनी भी यूकेरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उन सब में पाया तो उनके माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, तो ध्यान रखिएगा। ग्लाइकोलिसिस क्रिया जो है कोशिका की कोशिका द्रव में होती है, जबकि क्रेब्स चक्र क्रिया जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। और इसमें पायरुविक अम्ल का ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी यहाँ पर पायरुविक अम्ल का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। और उसके बाद जो है 38 अणु एटीपी हमें प्राप्त होते हैं। इस क्रिया के अंतर्गत कितने प्राप्त होते हैं अणु हमें? 38 अणु एटीपी ऊर्जा प्राप्त होती है ग्लूकोज के एक अणु से 38 अणु एटीपी। ये छोटा सा चक्र से समझ सकते हैं आप। ग्लूकोज का यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस क्रिया में क्या हुआ था, पायरुविक अम्ल बना था ग्लूकोज से, और उसके बाद क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल से क्या निर्माण हो रहा है, ऑक्सीजन में क्या क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। जबकि ऑक्सीजन में अंत में क्या बन रहा है, यहाँ पर एथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा बनती है ऑक्सीजन में, जबकि ऑक्सीजन में ऊर्जा की मात्रा कम होती है। और यहाँ पर अंतिम उत्पाद क्या है, ऑक्सीजन के अंत में क्या बन रहा है, एथाइल अल्कोहल बन रहा है, ध्यान रखिएगा। मनुष्य के श्वसन तंत्र, इसको समझने के लिए हम मनुष्य के श्वसन तंत्र को जो है दो भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है, इसलिए इसके हम लोग इसे दो भागों में बांट सकते हैं। इसमें जो अंग भाग लेते हैं, नंबर 1 सहायक श्वसन अंग, नंबर दूसरा मुख्य श्वसन अंग। सहायक श्वसन अंग में आपके आते हैं नोज यानी नासिका, नासामार्ग, ग्रसनी, स्वरयंत्र तथा श्वास नली। ये मनुष्य के सहायक श्वसन अंग कहलाते हैं। श्वसन तंत्र को संपन्न करें, श्वसन क्रिया संपन्न करने के लिए ये जो अंग भाग ले रहे हैं इन्हें हम लोग कहते हैं सहायक श्वसन अंग। और जो मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग है वो है एक जोड़ी फेफड़े। एक जोड़ी फेफड़े जो है ये मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग है। आइए हम एक एक अंगों के बारे में, रसायनिक अंगों के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले नासिका या नासा मार्ग से बोलते हैं। नासिका यानी नोज, ये आपके चेहरे पर दो छिद्रों के रूप में बाहरी रूप से खुलती है, और ये दो छिद्र जो है इनके बीच में जो पट होता हैगा, है ना, जो आपने देखा वो नाक के बीच में जो पट बना हुआ हैगा, ये नासा मार्ग को दो भागों में बांटता हैगा। नासा मार्ग को दो भागों में बांटता है। अंदर की ओर का जो रास्ता होता है ये उपास्थि का बना होता हैगा, टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार होता हैगा, और नासा मार्ग जो है आगे जाकर के नासा वेश में खुलता है। ध्यान रखिएगा, नासिका के दो बाह्य छिद्रों द्वारा जो है बाहर खुलती है, और नासा पट जो है नासा गुहा को दो भागों में विभाजित करता है आपका, ठीक है, दो भागों में विभाजित करा जा रहा हैगा नासा नाक को यानी नासा मार्ग को। और उसके बाद जो है ये नासा मार्ग जो है अंदर जाकर कहाँ खुलता है, नासा वेश में खुलता हैगा। नासा वेश में ध्यान रखिएगा श्लेष्म में ग्रंथियां पाई जाती हैं, श्लेष्म कलाएं होती हैं जो श्लेष्म स्रावित करती हैं, जिससे ये भाग नम रहता है। आपने देखा होगा नाक का जो अंदर का भाग रहता है वो नम रहता हैगा, वो इसी कारण से, क्योंकि इसमें श्लेष्म ग्रंथियां पाई जाती हैं जो श्लेष्म स्रावित करती हैं, और इसी कारण जो है ये भाग नम रहता हैगा। इसके अलावा इस वेश में, नासा वेश में आप जो है रोम पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं। आइए समझते हैं इनका काम क्या है। क्योंकि जब हम लोग नाक से वायु ग्रहण करते हैं, उस वायु में धूल के कण, जीवाणु आदि शामिल होते हैंगे। तो जब ये वायु नाक से होकर गुजरती है, नासा मार्ग से होकर गुजरती है, तो ये रोम जो होते हैं ये वायु को, धूल के कणों को या जीवाणुओं को अंदर प्रवेश नहीं करने देते हैं, इन्हें यही रोक लेते हैं। इसके अलावा जो भाग आपका नम था, श्लेष में कलाएं जो है ये श्लेष स्रावित करती, जिससे भाग नम रहता है, क्योंकि बाहर की जो वायु होती है वो बाहर के टेम्परेचर के अनुसार होती है। जो हमारे शरीर का तापमान है वो स्थिर है, क्योंकि अगर ये बाहर की गर्म वायु अंदर हमारे शरीर में जाएगी तो क्या होगी, नुकसान पहुंचाएगी हमारे फेफड़ों को। इसलिए जब ये इस मार्ग से होकर गुजरती है तो उस वायु का तापमान जो है हमारे शरीर के तापमान के अनुसार चेंज हो जाता है, हमारे शरीर के तापमान के अकॉर्डिंग हो जाता है। इसलिए फिर वो वायु हमारे शरीर को, हमारे फेफड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाती है। तो इस तरह से जो है नासा वेश में जो है हमारे अंदर जो है एक स्वच्छ वायु छानकर पहुंचाता है। इसके बाद नासा मार्ग का जो अगला भाग है वो है ग्रसनी यानी फेरिंक्स। ग्रसनी जो है ये आपकी श्वास नली और भोजन नली का सह मार्ग है। जैसा कि आपको पाचन क्रिया में मैंने समझाया था कि ग्रसनी जो होती है, फेरिंक्स यानी कि ये भोजन नली और श्वास नली का सह मार्ग होती है, यहाँ पर जानी जोड़ी होती है। इसी कारण जो है हम लोग मुंह से भी सांस ले सकते हैं।
क्योंकि ये दोनों जो है एक ही छिद्र में जाकर खुलते हैं। ठीक है, तो ये लगभग 13 सेंटीमीटर लंबी कीपा के आकार की नली होती है, ध्यान रखिएगा। और इसके अगले चौड़े भाग को हम लोग नासा ग्रसनी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है अगला भाग आता है कंठ या स्वरयंत्र। ग्रसनी का अगला भाग है कंठ या स्वरयंत्र। गले में जो उभरा हुआ भाग होता है, आपने देखा होगा पुरुषों के गलों में खासतौर से दिखाई देता है, ऊपर की ओर जो गले में उभरा हुआ भाग दिखाई देता है, इसी को ही कंठ कहते हैं। इसी को कंठ या घाटी या टेटुआ भी कहा जाता है, आपने देखा हो। ठीक है, क्योंकि ये भाग जो होता है ये इसमें जो छिद्र होता है वो अंदर की ओर खुलता है। ठीक है, और इस छिद्र को हम लोग घाटी द्वार कहते हैं। इसको ढकने के लिए एक उपास्थि में के रूप में एक घाटी ढापन होता है, जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो भोजन ग्रहण करते समय हम लोग से श्वास नली को ढक लेता है, जिससे भोजन कर जो है श्वास नली में नहीं जा पाते हैं, तो ढकने का काम करता है। और अंदर की ओर जो है इसमें जो है एक जोड़ी वाक रज्जु पाए जाते हैं, वोकल कार्ड्स पाए जाते हैं, और जिसमें कंपन के कारण, जिससे कंपन के कारण जो है ध्वनि उत्पन्न होती है, ध्यान रखिएगा। जब ये कंपन करते हैं तो हमारी जो आवाज ध्वनि उत्पन्न हो रही है वो इसी वाक रज्जु यानी वोकल कार्ड्स के कारण होती है। जब इनमें कंपन होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, इसके बाद अगला भाग है श्वास नली। श्वास नली जो है ये 10 से 11 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है, जो आपके पूरे गर्दन में फैली होती है, ध्यान रखिएगा, और वक्ष तक यानी सीने वाले भाग तक जाती है। श्वास नली होती है, और ये इसका जो व्यास होता है वो 1.5 सेंटीमीटर से लेकर के 2.5 सेंटीमीटर तक होता है व्यास की होती है। और ये 15 से 20 उपास्थि में छल्ले सी आकार के, आप देख रहे होंगे ये सी आकार के जो है उपास्थि में छल्ले बने हुए हैंगे, इसकी बनी होती है श्वास नली। अगर क्वेश्चन आए कि श्वास नली किसकी बनी होती है, तो ये उपास्थि में छल्ले की बनी होती है, ध्यान रखिएगा। सी आकार के, अधूरे सी आकार की छल्लों की बनी होती है। ठीक है, इसकी बनावट के कारण ही जो है ये नली आपस में कभी चिपकती नहीं है। जब फेफड़ों से वायु निकल जाती है तो क्या होता है, इससे ये फायदा होता है, ये आपस में चिपकती नहीं है, जिससे जो है वायु दोबारा आराम से अंदर जा सके श्वास नली के द्वारा, क्योंकि वायु इसी मार्ग से ऊपर जाती है। जब लोग वायु ग्रहण करते हैं तो ये स्वर यंत्र से होती हुई कहाँ जा रही है वायु, श्वास नली में आती है। श्वास नली से फिर कहाँ जाती है वायु, ये होती हुई ये श्वसनियों में जाती है। श्वास नली आगे जाकर के जो है ये 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं श्वसनी। और ये श्वसनी आगे जाकर के और भागों में बढ़ जा रही है, हम देखो और ब्रांचों में बढ़ जा रही है इनकी ये, तो इन छोटी शाखाओं को बोलते हैं श्वासनिकाएं। और ये श्वासनिकाएं जाकर के ये छोटी छोटी कूपिकाओं में जुड़ जाती हैं, और इस तरह से जो वायु जो है सभी वायु कोशों में जाकर भर जाती है। जो वायु बाहर से हमने ग्रहण करी थी वो नाक से होते हुए नासा मार्ग से होती हुई, है ना, ग्रसनी से होते हुए कर्ण स्वर यंत्र से होती हुई कहा जाती है श्वास नली से होती हुई श्वसनी में, श्वसनी से होती हुई श्वसनिकाओं में, और उसके बाद वायु कोश में जाकर भर जाती है, ध्यान रखिएगा। आइए हम पढ़ते हैं फेफड़ों के बारे में। फेफड़े, एक जोड़ी फेफड़े मनुष्य के मुख्य श्वसन अंग है। ये हमारे वक्ष गुहा में हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं, ध्यान रखिएगा। वक्ष यानी सीने वाले भाग में हृदय के दोनों ओर स्थित होते हैं। यह स्पंज की तरह होते हैं, कोमल लचीले होते हैं, तथा ये गहरे और कत्थई रंग के होते हैं, ध्यान रखिएगा। इनकी संरचना जो है गहरे कत्थई रंग की स्पंज की तरह लचीले होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्रत्येक दाया फेफड़ा जो होता है ये 3 पिंडों का बना होता है, जबकि जो बायां फेफड़ा होता है इसमें 2 पिंड होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन आता है कि दाएं फेफड़े में कितने पिंड होते हैं और बाएं फेफड़े में कितने पिंड होते हैं, तो ध्यान रखिएगा दाएं फेफड़े में 3 पिंड होते हैं, जबकि बाएं फेफड़े में 2 पिंडों का बना होता है। प्रत्येक फेफड़े के चारों ओर एक दोहरी झिल्ली का आवरण होता है, ध्यान रखिएगा। इस आवरण को हम लोग फुफ्फुस आवरण कहते हैं, और इसमें जो गुहा रहती है उसे बोलते हैं फुफ्फुस गुहा। इन दोनों झिल्लियों से जो गुहा बनती है उसे बोलते हैं फुफ्फुस गुहा, और इन दोनों झिल्लियों को आवरण को हम लोग बोलते हैं फुफ्फुस आवरण। और इन दोनों झिल्लियों के मध्य में जो तरल द्रव भरा होता है उसे फुफ्फुस द्रव कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तरल द्रव या फुफ्फुसी द्रव कहा जाता है। इसका काम ये है, ये फेफड़े को जो है बाहरी आघातों से इसकी रक्षा करता है तथा इसे नम बनाए रखता है। इससे ये इनमें घर्षण उत्पन्न नहीं हो पाता, ये ध्यान रखिएगा। जब ये नम रहते हैं तो आराम से फैलते और सिकुड़ सकते हैं, ये लचीले रहते हैं, कहने का मतलब है। इसके बाद फेफड़े जो है श्वास नली से जब वायु आती है होती हुई श्वसनी से होती हुई प्रत्येक श्वसनिकाओं से होती हुई वायु कोश में जाती है, भर जाती है,
और ये जो वायु कोश होते हैं यहाँ पर जो है फुफ्फुस धमनियां पाई जाती है। ध्यान रखिएगा, क्या पाई जाती हैं? फुफ्फुस धमनियां। फुफ्फुस धमनियां इसका जो अधिकतर भाग जो होता है वो फुफ्फुस धमनियों का बना होता है। ध्यान रखिएगा, वायु कोशों का जो भाग होता है वो फुफ्फुस धमनियों का बना होता है और फुफ्फुस धमनियों जो है अशुद्ध रुधिर लाती हैं, यानी ऐसा रुधिर जिसमें ऑक्सीजन रहित होता है, यानी ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है, अशुद्ध रुधिर लाती है। और शुद्ध होने के बाद जो है जो इसमें आपकी फुफ्फुस शिराएं होती हैं, ये शुद्ध रुधिर को जो है वापस ले जाती है हृदय में। तो इस तरह से फेफड़ों के द्वारा जो है रुधिर का शुद्धिकरण होता है और इन्हीं वायु कोशों में ही ध्यान रखिएगा रुधिर वाहिनियां जो है गैसों का आदान प्रदान करती हैं, ऑक्सीजन लाती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ले जाती हैं। तो इस तरह से रुधिर का शुद्धिकरण भी जो है फेफड़ों के द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, प्रत्येक फेफड़े में असंख्य जो है वायु कोश होते हैं, छोटे छोटे चैम्बर होते हैं, यहाँ पर वायु कोश छिद्र होते हैं जिसमें अगर वायु भरती है तो एक वयस्क मनुष्य में जो है ध्यान रखिएगा लगभग 15 करोड़ जो है वायु कोश होते हैं। ध्यान रखिएगा। अब मैं आप लोगों को जो है फेफड़ों की सामर्थ्य बता देता हूँ कि फेफड़ों की सामर्थ्य कितनी होती है। तो ध्यान रखिएगा, फेफड़ों में हमेशा जो है 2.5 लीटर वायु हमेशा भरी रहती है। ध्यान रखिएगा, फेफड़े कभी खाली नहीं होते हैं पूरी तरह से, ये वायु हमेशा अवशेष के रूप में मौजूद रहती है, वायु 2.5 लीटर लगभग। और मनुष्य जो है जब सांस लेता है तो उसमें जो है 0.5 लीटर वायु जाती है एक बार में। जो सांस लेता है इसको हम लोग प्रवाही वायु कह देते हैं या सांस लेना कहते हैं, यानी एक बार में इतनी वो वायु लेता हैगा। और मनुष्य जो है जब लंबी सांस खींचता हैगा, गहरी सांस लेता है, तो अधिकतम जो सीमा होती है वो होती है 3.5 लीटर, यानी जो फेफड़ों की सामर्थ्य है वो इतनी है 3.5 लीटर, यानी इतनी वायु वो ले सकता हैगा। यानी कितनी वायु? 3 लीटर वायु अधिक ले सकता है। सामान्य तौर पर 0.5 लीटर ले रहा था, लेकिन जब वो अधिकतम वायु लेता है सांस खींच करके तो वो कितनी वायु ले सकता है? 3.5 लीटर, यानी कि 3 लीटर वायु जो है वो अधिक ग्रहण कर सकता है। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को रेस्पिरेशन में जो कुछ डिफरेंस आते हैं वो समझा देता हूँ। जैसे पहला डिफरेंस आएगा ऑक्सीश्वसन और अनऑक्सीश्वसन में अंतर। तो समझिए ऑक्सीश्वसन क्या होता है। यह श्वसन जो होता है ऑक्सीश्वसन, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि अनऑक्सीश्वसन जो है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीश्वसन श्वसनीय पदार्थों का पूरा तरह से ऑक्सीकरण कर लेता है, यानी इसमें जो भी भोज्य पदार्थ है वो पूरी तरह से ऑक्सीकृत हो जाते हैंगे और ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा बनती है। जबकि अनऑक्सीश्वसन में जो है श्वसनीय पदार्थों का यानी भोज्य पदार्थों का पूरा ऑक्सीकरण नहीं होता है, केवल 5% ही भोज्य पदार्थों का या श्वसनीय पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है ऑक्सीश्वसन में। तीसरा पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल इसका अंतिम उत्पाद है, जबकि अनऑक्सीश्वसन में अंतिम उत्पाद कोई कार्बनिक यौगिक जैसे कि अल्कोहल, लैक्टिक अम्ल आदि होते हैंगे ऑक्सीश्वसन में। चौथा पॉइंट, अधिकतर जीवों में यही होता है, यानी ज़्यादातर जीवों में जो पाया जाता है वो ऑक्सीश्वसन ही होता है, चाहे वो मनुष्य हो या पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों। अनऑक्सीश्वसन जो होता है यह केवल कुछ सूक्ष्म जीवों में होता है, अन्य जीवों में विशेष परिस्थितियों में ही होता है। सूक्ष्म जीवों जैसे कि फीताकृमि, कुछ बैक्टीरिया में, ईस्ट में आदि में। ऑक्सीश्वसन में ग्लूकोज के एक अणु से 38 अणु एटीपी एक तो ऊर्जा बनती है, दूसरा 686 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है, जबकि यहाँ पर ग्लूकोज के एक अणु से केवल 56 किलो कैलोरी ऊर्जा ही प्राप्त होती है। आइए अब श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर समझ लेते हैं। श्वसन एक अपचयी क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा उत्पन्न होती है। जबकि जो श्वासोच्छ्वास क्रिया है यह एक भौतिक क्रिया है जिसमें शरीर ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण कार्बन डाइऑक्साइड का बहिक्षेपण होता है, यानी कि ऑक्सीजन ग्रहण करी जाती है इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती हैगी। श्वसन क्रिया, यह क्रिया जो है कोशिका के अंदर होती है, जबकि श्वासोच्छ्वास क्रिया जो है यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर श्वसनांगों की सहायता से होती है। श्वसन क्रिया
श्वसन क्रिया, इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता होती है, यानी ये क्रिया जो है एंजाइम की उपस्थिति में होती है। जबकि जो श्वासोच्छ्वास क्रिया है इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। श्वसन क्रिया, इस क्रिया में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जबकि श्वासोच्छ्वास क्रिया में कोई भी ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती है। श्वसन क्रिया, इस क्रिया में बाह्य श्वसनांगों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि ये क्रिया जो है श्वसन कोशिका के भीतर हो रही है, इसलिए इसमें श्वसनांगों की आवश्यकता नहीं होती है और कोई भी श्वसनांग भाग नहीं लेता है, ध्यान रखिएगा। जबकि श्वासोच्छ्वास क्रिया, इसमें बाह्य श्वसनांगों की आवश्यकता होती है। आइए अब श्वसन और दहन में अंतर समझ लेते हैं। यह श्वसन एक जैविक क्रिया है जो केवल सजीव कोशिकाओं में होती है, जबकि दहन जो है यह एक जैविक क्रिया नहीं है। श्वसन यह कई चरणों में संपन्न होने वाली एंजाइमों की सहायता से नियंत्रित होने वाली एक जटिल प्रक्रिया है, जबकि दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन में इसमें ऊर्जा चरणों में मुक्त होती है, यानी स्टेप बाय स्टेप, जबकि इसमें ऊर्जा जो है दहन में एक साथ मुक्त हो जाती है। श्वसन में क्या होता है, ऊर्जा का अधिकांश भाग जो है एटीपी के रूप में संचित कर लिया जाता है, जबकि दहन में ऊर्जा का अधिकांश भाग ऊष्मा प्रकाश के रूप में मुक्त हो